आज हम जिस चैप्टर की कहानी शुरू करने जा रहे हैं, वह सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जिसने पूरे यूरोप का मैप बदल दिया। जरा इमेजिन करो, आज हम दुनिया को अलग-अलग देशों के रूप में जानते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस। हर कंट्री का अपना फ्लैग है, अपनी गवर्नमेंट है, अपनी नेशनल आइडेंटिटी है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब यूरोप का मैप आज जैसा नहीं था। वहाँ बहुत से छोटे-छोटे स्टेट्स थे, किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे। कई जगहों पर एक ही रूलर के अधीन अलग-अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग-अलग कल्चर वाले, अलग-अलग हिस्ट्री शेयर करने वाले लोग रहते थे। तो सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अपने आप को राजा का सब्जेक्ट मानने से इनकार किया और नेशन का सिटीजन मानना शुरू कर दिया? मेरा नाम है अमरजीत शर्मा, टीचर हाई स्कूल परिहोत, जोन डोडा। और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या बदला, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप को कैसे इफेक्ट किया, और 1848 तक नेशनलिज्म एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स कैसे बन गया। तो आई होप प्यारे बच्चों, आप पार्ट है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको कहानी जहां से शुरू होती है, क्योंकि हिस्ट्री का एक तरीका है पढ़ने का, एक कहानी, एक अप्रोच है, क्रोनोलॉजिकल मेथड है इसको समझने का। तो कहानी को मैं आपको समझाना चाहता हूं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। और जहां से मेरी कहानी शुरू होगी, उस कहानी से कुछ साल हम आगे जाएंगे और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक पिक्चर दिख रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये पिक्चर एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक सोरियो था। ठीक है, उन्होंने बनाई थी 1848 में। ये पिक्चर बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से, ठीक है, जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हो चुके हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल इस पिक्चर के अंदर है, जो एक लंबी प्रोसेशन में आगे बढ़ रहे हैं। वो एक, यहाँ पे व्हाइट कलर का आप दिख रहा है आपको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, इसके आगे से बढ़ रहे हैं। ये वही लिबर्टी है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसे हमने एलिगरी भी कहा। क्लियर हुआ? उसके हाथ में दो चीजें हैं, एक हाथ खड़ा है जिसमें एक मशाल है, रोशनी की मशाल, जिसे हम इनलाइटमेंट की मिसाल कहते हैं, और दूसरे हाथ में है राइट्स ऑफ मैन का चार्टर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, आपके हक का, हक की किताब इसके हाथ में है। क्लियर प्यारे बच्चों? फ्रंट पे आप देखो कि जमीन पे राजाओं की निशानियां हैं, गुलामी के सिंबल हैं, जिन्हें हम एब्सोल्यूटिस्ट रूल के सिंबल भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि सत्ता टूट रही थी और एक नया पॉलिटिकल एज शुरू हो रहा था यूरोप के अंदर। इस पिक्चर में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जर्मनी के झंडे भी हैं। जर्मनी को भी एक नेशन स्टेट माना गया है, लेकिन 1848 में अभी जर्मनी यूनाइटेड नहीं हुआ था, जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। तो फिर ये क्यों दिखाया गया? तो ये एक ड्रीम था, ये लिबरल लोगों का एक सपना था कि जर्मन स्पीकिंग लोग अपना नेशन स्टेट बनाएंगे। यही इस चैप्टर की कहानी है कि कैसे लोग इकट्ठा हुए, कैसे उन्होंने रूलर से लड़ा, कैसे अपने सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम हिस्ट्री शेयर करने वाले लोगों ने मिलकर अपना नेशन स्टेट बनाया। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम यही समझेंगे। तो इस पिक्चर में आपने देख लिया
कि क्या-क्या मैंने आपको समझाया कि इस पिक्चर के अंदर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का मैंने आपको बताया। सारे लोग अपने फ्लैग्स लेके जा रहे हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, चार्टर ऑफ राइट्स है, ब्रोकन सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म है, जो मैंने अभी आपको समझा लिया है। तो शुरू करने से पहले इस चैप्टर की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको नेशनलिज्म क्या होता है, ये बताना चाहता हूँ। तो नेशनलिज्म सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जब किसी देश के लोग ये महसूस करते हैं, उनके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि उनकी हिस्ट्री कॉमन है, उनका कल्चर कॉमन है, उनकी लैंग्वेज कॉमन है और उनका फ्यूचर भी एक जैसा है, तो वो क्या करते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो एक नेशन स्टेट बनाएं। वो ये सोचते हैं कि वी आर नॉट जस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ अ किंग, वी आर ए नेशन। क्लियर हुआ? तो सिंपल भाषा में नेशनलिज्म आज के दौर में आप देखो क्या है, फीलिंग ऑफ वननेस। जब लोगों के अंदर एक भावना आ जाती है देश के प्रति, देश को ऊंचा बनाने के लिए, देश के प्रति मर मिट जाने के लिए, जब वो फीलिंग सबके अंदर आ जाती है, उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है, जैसे मैंने पिक्चर से शुरू किया, तो हम पीछे आएंगे। अब कहानी जो एक्चुअल नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरू होती है, वो होती है 1789 से। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, देखिए बेस्टाइल किला है, बेस्टाइल जेल है, इसको तोड़ दिया था लोगों ने। तो कहानी क्या हुई थी, आपने 9th क्लास में भी ये चीज अंडरस्टैंड की हुई है। तो 1789 से पहले फ्रांस एक मोनार्कियल स्टेट था, राजा के अंडर था। ठीक है, जहां पे जो जनता को नेशन का मालिक नहीं माना जाता था। तो पावर किसके पास थी प्यारे बच्चों? पावर थी किंग के पास। तो रूल ऑफ किंग इज कॉल्ड मोनार्की। फ्रांस के अंदर कौन सा रूल था? मोनार्की का रूल था। तो 14 जुलाई 1789 को क्या होता है प्यारे बच्चों कि 14 जुलाई 1789 को लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। उस समय का जो राजा था बॉर्बन फैमिली से, ल्यूइस 16, कौन था प्यारे बच्चों? ल्यूइस 16, उसको हटा दिया जाता, मींस मोनार्की को हटा दिया जाता है। अब रेवोल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? रेवोल्यूशन होता कोई भी बड़ी पॉलिटिकल और सोशल चेंज, उसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। और ये कौन सी चेंज थी? पॉलिटिकल चेंज थी, जहां पे मोनार्की हट गई थी और डेमोक्रेसी आ गई थी। इसी चेंज को कहा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि ये रेवोल्यूशन कहाँ पे हुई? फ्रांस के अंदर, इसलिए इसको कहा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बॉर्बन फैमिली का रूल यहाँ पे खत्म हुआ, लोगों ने सारा रूल अपने पास ले लिया और ये चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज। इसी चेंज को रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये फ्रांस के अंदर हुआ, इसलिए इसे कहा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 1789 में सबसे पहले नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन किस देश में आया? फ्रांस में। पावर कहां शिफ्ट हुई? मोनार्की से लोगों में। अब कौन रूल करेगा? लोग रूल करेंगे। क्लियर हुआ? और इसी को कहा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। रेवोल्यूशन को समझने के बाद हम फ्रांस के अंदर अब कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और प्यारे बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कैसे नेशन बिल्डिंग फ्रांस के अंदर हुआ। मींस कैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, मींस जिन्होंने फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन लाया, जिन्होंने वो काम करके दिखाया, तो उन्होंने कोलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनाई। क्लियर हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ये जानते थे कि पॉलिटिकल चेंज काफी नहीं है, खाली मोनार्की को हटा के अब लोगों का रूल आ गया तो यही काफी नहीं है। लोगों में कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनानी होगी, जिससे उनको लगे कि नहीं, हम एक नेशन स्टेट में रहते हैं। तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन से स्टेप्स उठाए कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए। तो मेन जो था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो इस स्लाइड के अंदर नहीं है, उन्होंने ला पैट्रिया, ला पैट्रिया और ले सिटियोन,
सिटियोन का कॉन्सेप्ट दिया। ला पैट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड और ले सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन। जैसे हमारे यहाँ पे मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है ना, हम खुद को सिटीजन मानते हैं और अपने देश को मातृभूमि, सिटीजन एंड मदरलैंड। उसी प्रकार में फ्रांस के लोगों ने, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, ला पैट्रिया और ले सिटियोन, मीन्स कि हम सिटीजन है और फ्रांस की भूमि हमारी फादर लैंड है। उसके बाद जो पुराना रॉयल फ्लैग था, राजा का फ्लैग, उसे हटा के ट्राई कलर में रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुआ? स्टेट जर्नल जो पहले था उसको नेशनल असेंबली में बदल दिया। ठीक है, नेशनल हाइम्स बनाए गए, यूनिफॉर्म लॉज पूरे फ्रांस के अंदर लागू किए गए, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटाया गया। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब फ्रांस के राज्यों में ही जो लोगों के ऊपर टैक्स लगते थे वो हटाए गए। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स लागू किए। क्लियर हुआ? और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, फ्रांस, मैंने एक चीज कही कि फ्रांस के अंदर जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो नया नया था। तो कोई भी नई चीज जब लोगों के बीच में आती है वो इतनी इजली लोग उसको पचा नहीं सकते हैं। और 1797 से जब फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी थी, उससे आगे एक इंसान का, एक लीडर का रोल शुरू होता है फ्रांस के अंदर, जिसे कहा गया नेपोलियन बोनापार्ट। क्या कहा प्यारे बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी जो चल रही थी उसे अबॉलिश किया और अपने को फ्रांस का मतलब राजा घोषित नहीं किया, अपने को मिलिट्री लीडर घोषित किया। कहाँ का? फ्रांस का। अब फ्रांस किसके अंडर काम करने लगा? नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में जो डेमोक्रेसी की वजह से चीजें बुरी हो चुकी थी, लोग ग्रीडी हो चुके थे, तो उनको बदलने के लिए फ्रांस ने बहुत सारी चेंजेस, सॉरी, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अंदर बहुत सारी चेंजेस की। इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं रिफॉर्म्स को, क्या प्यारे बच्चों, इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं रिफॉर्म्स को कहा गया नेपोलियनिक कोड। क्या कहा गया? नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। प्यारे बच्चों, क्या कहा गया? ये भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि नेपोलियनिक सिविल कोड क्या है। नेपोलियनिक सिविल कोड क्या है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कुछ रिफॉर्म्स लाए, इन्हीं रिफॉर्म्स को कहा गया नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियनिक सिविल कोड क्या था? तो नंबर 1 पॉइंट आप याद रखोगे, बर्थ के आधार पर मिलने वाले प्रिविलेजेस जो लोगों को मिलते थे वो खत्म कर दिए गए। इक्वलिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश की गई। राइट टू प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश किया गया, जैसे मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है। फ्यूडल ड्यूज खत्म किए गए, जो जमींदारी सिस्टम था ना प्यारे बच्चों, उनको खत्म किया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, वे टैक्सेशन का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ किया गया। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सुधारा गया। इन्हीं रिफॉर्म्स को कहा गया नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। ये भी जो मैंने आपको समझाया। लेकिन नेपोलियन के रूल में भी लोग खुश नहीं थे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेपोलियन के रूल में भी लोग उतने खुश नहीं थे। नेपोलियन के रूल में भी लोग नाराज थे, क्योंकि नेपोलियन ने हैवी टैक्सेशन लगाया था, सेंसरशिप लगाया था, बोलने की आजादी नहीं थी, फोर्स्ड मिलिट्री रिक्रूटमेंट वो करता था। तो इस कारण लोग वहां पे उतने खुश नहीं थे। अब नेपोलियन के बाद होता क्या है, फ्रांस से नेशनलिज्म आगे कैसे फैलता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा यूरोप के हालात को समझाना चाहता हूं। कहानी आप कहां तक याद रखोगे? नेपोलियन बोनापार्ट ने जो नेपोलियनिक सिविल कोड लाया, फ्रांस से डेमोक्रेसी हटाया और खुद को एम्परर घोषित किया, मींस मिलिट्री रूलर घोषित किया, वहां पे कहानी रुक गई है। वहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का हाल समझाना चाहता था। ठीक है, तो मिड 18 सेंचुरी में यूरोप, मतलब 1750 के इसके आसपास यूरोप के अंदर कोई भी नेशन स्टेट
नहीं था। क्लियर हुआ? जर्मनी, आज का जो जर्मनी है, जो आज आपको दिख रहा है, ठीक है, वो कई स्टेट्स में डिवाइड था। मतलब 300 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड था। क्लियर हुआ? समझ आया? सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हैब्सबर्ग एम्पायर का। ठीक है, इस एम्पायर्स में रहते थे, इस एम्पायर्स में रहते थे जर्मन्स, हंगेरियंस, इटालियंस, बोहेमियंस, स्लोवैक्स, क्रोट्स। मतलब समझ आ रही है आपको कि एक एम्पायर था, उसके अंदर इतने डिफरेंट कल्चर, जो सेम कल्चर सेम लैंग्वेज के लोग थे, वो मतलब एक एम्पायर के अंदर रह रहे थे। इटली भी बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइड थी, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया। क्लियर हुआ? तो ये नेशनलिज्म का हाल था, नेशन स्टेट नहीं थे। जर्मनी बहुत हिस्सों में डिवाइड था, इटली भी बहुत किंगडम्स में डिवाइड था, हैब्सबर्ग एक एम्पायर था, उसके अंडर ऑस्ट्रियन, हंगेरियंस, ये लोग भी रहते थे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में। अब सवाल ये है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है? तो लिबरल नेशनलिज्म अर्ली 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म को लिंक किया गया किसमें? लिबरलिज्म में। लिबरलिज्म का मतलब होता है लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। समझ आया मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों? लिबरलिज्म का मतलब होता है एक इंसान का फ्रीडम, सारे लोग इक्वल है लॉ के आगे, और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ? और कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसी को कहा गया लिबरल नेशनलिज्म। तो लेकिन एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, शुरुआती जो लिबरल डेमोक्रेसी थी ना हमारी, वो यूनिवर्सल नहीं थी। वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं को मिलते थे यूरोप के अंदर, उन्हीं मेंस को मिलते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। याद रहा? शुरुआत में उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जाता था, उन्हीं आदमियों को, औरतों को नहीं। वुमेन्स तो टोटली बाहर थी ना, वुमेन्स को वो पॉलिटिक वोटिंग राइट नहीं थे। वोटिंग राइट सिर्फ किसको थे? मेंस को। और उन्हीं मेंस को जिनके पास क्या था? जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी ऑन करते थे। जो गरीब मर्द थे, गरीब मेंस थे, वो इससे बाहर हो जाते थे। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम ज़ोल्वरीन पे। एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको जहां पे मैंने रखा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट में 1804, वहीं से आगे ये कहानी शुरू होगी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि उसके अलावा मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई जो नेशनलिज्म था, जब ये नेशनलिज्म नेशन स्टेट्स बनने की कहानी शुरू हुई, इससे पहले जो यूरोप था वो कैसा था? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग के अंदर कितनी, हब्सबर्ग सॉरी प्रशियन एम्पायर के अंदर कितना रीजन था यूरोप का? इटली डिवाइड था। जर्मन कितनी स्टेट्स में डिवाइड था? फिर मैंने आपको बताया कि लिबरल नेशनलिज्म लोग ढूंढ रहे थे, इंडिविजुअल के फ्रीडम, इक्वालिटी चाहते थे वो लॉ के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, वोटिंग राइट्स जो थे वो सिर्फ प्रॉपर्टी ओविंग, जो ओवनिंग मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को था। गरीब जो मैन थे वो बाहर थे, वुमेन्स को तो बिल्कुल ही वोटिंग राइट नहीं था। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ज़ोल्वेरिन पे। तो अब आते हैं 1834 पर। तो जर्मन रीजन्स में बहुत सारे कस्टम बैरियर्स थे। एक व्यापारी को एक शहर से दूसरे शहर जाते समय, एक शहर से दूसरे शहर जाते समय बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रशिया ने बनाया ज़ोल्वरीन। तो तब जो जर्मन एरिया था वो किसके अंडर था? किस अंपायर के अंडर था? प्रशिया के अंडर था। तो ज़ोल्वरीन के फायदे क्या थे? टैरिफ बैरियर हटे, मतलब जो ये टैक्स का सिस्टम था ये हटाया, करेंसीज कम हुई, ट्रेड आसान हुआ, और इवन रेलवेज भी बढ़ी। तो ये आगे जाके जर्मन यूनिफिकेशन में बहुत सारा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, देखो क्लियर है। ठीक है, क्या क्या इसने किया।
ज़ोल्वेरिन ने। तो अब हम आएँगे फिर से किस पे प्यारे बच्चों? अब हम आएँगे फिर से क्या होता है जब नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियनिक सिविल कोड लाया, रिफॉर्म आए, अब लोग भी उससे क्या हो गए हैं, थोड़े नाराज़ हुए हैं। तो कहानी आती है 1815 में, 1814, 1815 में। इस पिक्चर के अंदर आप नेपोलियन बोनापार्ट को देख रहे हो, हम फिर से कहानी में पीछे आ गए हैं। तो 1815 में क्योंकि जो यूरोप के बाकी एम्पायर्स थे, जो यूरोप के बाकी एम्पायर्स थे, बड़े-बड़े एम्पायर्स, ठीक है, वो कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स मतलब वो नहीं चाहते थे कि जैसे फ्रांस में राजा का हाल हुआ, बर्बन फैमिली को हटाया गया, मोनार्की को खत्म किया गया, हमारे यहाँ पे भी हमारी एम्पायर्स को नुकसान पहुंचे। जैसे उन एम्पायर्स में थे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो वो नहीं चाहते थे कि जो फ्रांस में लगी हुई आग है वो पूरे यूरोप में फैले, इसलिए उन लोगों ने एक अलायंस बनाया किसको रोकने के लिए? नेपोलियन बोनापार्ट को रोकने के लिए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक्सपेंशन चाहता था पूरे यूरोप के अंदर। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि 1815 में एक वॉर हुई, जिस वॉर का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। क्या था बच्चों? बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू हुआ जिसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या किया? मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। क्लियर हुआ? और फिर हुई एक ट्रीटी ऑफ ट्रीटी हुई। ट्रीटी कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ वाइना। क्या हुई? ट्रीटी ऑफ वाइना। क्लियर हुआ? अब ये ट्रीटी, इसी ट्रीटी कहाँ, ये जो वाइना में हुआ, यहाँ पे ये लोग मिले। कौन कौन से, किसकी अध्यक्षता में मिले? क्लेमेंस वॉन मैटरनिक। किसकी अध्यक्षता में मिले? ये ट्रीटी किसकी अध्यक्षता में हुई? क्लेमेंस वॉन मैटरनिक। इस ट्रीटी का मकसद क्या था? बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया, इन कंजर्वेटिव्स ने जंग जीत ली और इन्होंने एक ट्रीटी साइन की वाइना के अंदर। और इसमें ट्रीटी में क्या हुआ? जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था और बर्बन फैमिली में मोनार्की को हटाया था, वो फिर से मतलब बर्बन फैमिली को रिस्टोर किया। कहां पे? फ्रांस के अंदर। मतलब फिर से एक समय 1815 में फिर से मोनार्की को क्या किया? एस्टेब्लिश कर दिया। कहां पे? फ्रांस के अंदर कर दिया। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? उसके अलावा किंगडम ऑफ द नीदरलैंड क्रिएट किया गया नॉर्थ ऑफ फ्रांस में। फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया गया और जर्मन का वैसी बनी रही। क्लियर हुआ? वो जैसे, उसमें कोई चेंज नहीं था, वो जैसा था वैसा ही रहा। अब क्या होता है, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे 1815 में, जब फिर से पूरे यूरोप में जो एक होप थी कि नेशन स्टेट बनेंगे, मोनार्की खत्म होंगी, लेकिन फिर से जो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन का हाल हुआ, कंजर्वेटिव्स जीते, जो राजा थे वो उन्होंने अपनी मोनार्की फिर से एस्टेब्लिश कर दी, अपना रूल। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अंडरग्राउंड हो गए। वो क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि अब उनकी चलने वाली नहीं थी। तो 1815 के बाद जो बहुत सारे नेशनलिस्ट थे, तो वो रुके नहीं, उन्होंने छुप के कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू किया, जो आगे जाके पूरे यूरोप के अंदर क्या करेंगे? नेशन स्टेट्स को बनाएंगे, एम्पायर से लड़ेंगे और मोनार्की को खत्म करना चाहेंगे, या मोनार्की उस समय कुछ रहेगी भी लेकिन नेशन स्टेट्स को बनाना चाहेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 1831 में गिउसी मैज़नी वाज एक्साइल्ड। ठीक है, तो हुआ क्या? मतलब लोग छुपने लगे, सब नेशनलिज्म जो थे रेवोल्यूशनरीज वो अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन 1831 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने यंग इटली बनाई। किसने? गिउसी मैज़नी। उसके अलावा उन्होंने यंग यूरोप भी बनाया। तो उनका मानना था कि हम जो बड़े-बड़े एम्पायर्स हैं उनसे आजाद हो गए, अपने-अपने नेशन स्टेट्स बनाएंगे। क्लियर हुआ? जैसे मैंने इस स्लाइड में आपको बताया कि उन्होंने, गिउसी मैज़नी एक रेवोल्यूशनरी थे इटली के, जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों?
वो मानते थे कि नेशन जो है वो नेचुरल यूनिट्स है मैनकाइंड के, मतलब नेशन बनेंगे बनेंगे जो सेम कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज शेयर करते हैं, वो नेशन बनाएंगे ही बनाएंगे। क्लियर हुआ? लेकिन नेशनलिज्म दबा नहीं, नेशनलिज्म उभरेगा, लेकिन क्योंकि अभी अभी क्या है, 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स का रूल हो गया फिर से हर जगह, तो इन लोगों ने सीक्रेटली सोसाइटीज बनाना शुरू किया, किसके लिए? अपने जो लोग थे उनके लिए नेशन स्टेट्स बनाने का सपना लेके ये आगे बढ़ने लगे, लेकिन छुप के। अब प्यारे बच्चों, जब ये सीक्रेट सोसाइटीज बनी तो फिर से 1830 के बाद लोग जो है फिर से खुल के सामने आ गए, क्योंकि जो मोनार्क थे वो फिर से वीक पड़ने लगे थे, फिर से जो उनके बड़े बड़े किंगडम्स थे वो फिर से थोड़े वीक होने लगे उनमें, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये काफी एक्टिव हो चुके थे। तो 1830 से 1848 के पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पीरियड को क्या कहा जाता है बच्चों? एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो 1830 में फिर से फ्रांस के अंदर क्या होता है? एक रेवोल्यूशन होता है जिसे कहा जाता है जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1830 का रेवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। फ्रांस में फिर रेवोल्ट होता है और बॉर्बन जो मोनार्की थी उसको हटा दिया जाता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। इसको बॉर्बन मोनार्की को हटा दिया जाता, लेकिन इस रेवोल्यूशन में पूरे तरीके से डेमोक्रेसी नहीं आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब होता है कि लोगों के पास आधी पावर रहेंगी, राजा भी रहेगा, लेकिन जो रियल पावर है वो लोगों के पास रहेगी। और 1830 में जो नया राजा बनाया गया वो था लुइस फिलिपी वन। कौन था प्यारे बच्चों? लुइस फिलिपी वन। क्लियर हुआ? 1830 में ही बेल्जियम भी आजाद हुआ। किससे? नीदरलैंड से आजाद हुआ। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कहानी है। 1821 में जो ग्रीस था जो मतलब जो ग्रीक था वो किसके अंडर था? ओटोमन अंपायर। ये मैं अगले पार्ट 2 में आपको ओटोमन अंपायर का पढ़ाऊंगा। लेकिन ओटोमन अंपायर के अंदर एक रीजन था जिसका नाम था ग्रीस। तो ग्रीस और ओटोमन अंपायर का कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, लेकिन ये किसके अंडर आता था? ओटोमन अंपायर के अंदर। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई छेड़ी। किसके? अपने किसके खिलाफ? ओटोमन अंपायर के खिलाफ। फाइनली 1832 में जो ग्रीक था वो क्या हो गया? ओटोमन अंपायर से आजाद हो गया। किस ट्रिटी के तहत? ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। याद रखना, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज किसके क्या है? प्रेजेंट डे टर्की में इस्तानबुल है। प्रेजेंट डे टर्की में क्या है? इस्तानबुल है। उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। वहां पे समझौता हुआ 1832 में, और ग्रीस जो है एक आजाद इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन गया, और ओटोमन अंपायर से वो इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर हुआ? देखो 1830 से आगे ये रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, बेल्जियम आजाद हो गया, ग्रीस आजाद हो गया, और 1848 में पूरे यूरोप में रेवोल्ट्स ब्रेक हो गए। राजाओं एम्पायर्स के खिलाफ क्या हो गया? पूरा रेवोल्ट ब्रेक हो गए। और जो मिडिल क्लास थी वो पूरे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशंस डिमांड करने लगी। नेशन अपने जो नेशन बनाने की उनकी चाहत थी, उनका यूनिफिकेशन डिमांड करने लगी कि हम अब इन एम्पायर्स में नहीं रहेंगे, हमारे पास अपने अपने नेशन स्टेट्स होने चाहिए। क्लियर हुआ? और जो वर्कर्स और पीजेंट्स थे इस एज के अंदर, उन्होंने वे प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिससे क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, फूड शॉर्टेज के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में जो राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट था, इसमें आपने सीखा कि नेशनलिज्म कैसे यूरोप में शुरू हुआ और कैसे उसने धीरे धीरे पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो लोगों की थी वो चेंज करना शुरू किया। स्टार्ट हुआ कि कैसे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोनार्की से डेमोक्रेसी लाई। फिर कैसे उनको पता था कि चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कुछ स्टेप उठाए, जैसे सिंबल लाया, कॉमन लॉ, लैंग्वेज, ठीक है, लॉ
पैट्रिया, ले सिटियोन जैसे कॉन्सेप्ट्स लाए जिससे लोग इकट्ठा रह सके। फिर नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है फ्रांस के अंदर, जिसने कुछ रिफॉर्म्स लाए जिसे नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 कहा गया। इसी टाइम पे मैंने आपको कुछ कंडीशन समझाई यूरोप के अंदर कि क्या था नेशनलिज्म। अगर जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो नेशनलिज्म कैसा था, लोग कैसे रहते थे। फिर लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जोल्वेरिन वगैरह, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। फिर हम नेपोलियन की कहानी पे आए, नेपोलियन हारता है, कंजर्वेटिव्स फिर से जीतते हैं, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वाइना होती है। उसके बाद फिर कंजर्वेटिव्स के डर से जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो छुप जाते हैं, उनकी जो लड़ाई होती है नेशन स्टेट के लिए वो रुक सी जाती है, लेकिन वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू करते हैं। फिर से एक फेज आता है 30 से लेके 48 तक, जहाँ पे बहुत सारी रेवोल्यूशन होती हैं। जुलाई रेवोल्यूशन होता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है जो मैंने आपको अच्छे से समझाया पीछे। उसके बाद बेल्जियम इंडिपेंडेंट हो जाता है, और 1848 में हर जगह रेवोल्यूशन यूरोप में रेवोल्ट आउटब्रेक होते हैं, जिसमें लोग लड़ना शुरू करते हैं इन बड़ी बड़ी एम्पायर्स के खिलाफ। तो अगले पार्ट में मैं आपको 1848 के बाद जर्मनी और इटली की जो अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड थे वो अपने आप को कैसे यूनिफाई करते हैं, मैं आपको यही समझाने जा। तो प्यारे बच्चों, इतना इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए। तो जो लर्निंग आउटकम्स है प्यारे बच्चों, आपको ये चीजें इस वीडियो को देखने के बाद मतलब आनी चाहिए। जैसे नेशनलिज्म क्या होता है, सिंपल टर्म में बताओ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशन और सिटीजनशिप लाया। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन से स्टेप उठाए, मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। नेपोलियनिक कोड क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैलाया। कांग्रेस ऑफ वाइना जो ट्रीटी ऑफ वाइना था उसके बाद यूरोप में क्या चेंजेस आई। जुलाई रेवोल्यूशन जो 1830 में हुआ वो क्या था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। और 1848 के बाद ही एकदम से क्यों पूरा यूरोप टोटल, जो पहले फ्रांस तक ही लिमिट थी नेशनलिज्म की जंग, वो कैसे पूरे यूरोप में फैल गई। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये पहला पार्ट जो नेशनलिज्म इन यूरोप का है वो समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।